आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में रहेंगे। हम जानते हैं हमने क्लास 11 में पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। हमें मालूम है कि जब किसी भी बॉडी को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर किसी भी फोर्स के अगेंस्ट जब हम एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से मूव करते हैं तो उसी बॉडी में जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसका डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स उसी बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, और जब वो फोर्स रिमूव कर दिया जाता है तो वो बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन करती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करती है उतनी ही इक्वल अमाउंट पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम ऑलवेज इक्वल रहते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। ऐसे फोर्स, एज एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ऐसे ही कूलम्ब फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों एक ही नेचर के हैं, क्योंकि दोनों इनवर्स स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में होता है और कूलम्ब फोर्स दो चार्ज के बीच में होता है। और दोनों जो लॉ है न्यूटन्स के, ग्रेविटेशनल लॉ या कूलम्ब्स लॉ, उसमें सिर्फ मास और चार्ज रिप्लेस होते हैं और सिर्फ फ़र्क उसमें कांस्टेंट का है। न्यूटन्स लॉ में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब का कांस्टेंट है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि कूलम्ब फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है जो दो चार्ज के बीच में लगता है। और हम ये चैप्टर में ये जो दो चार्ज के बीच में लगने वाले कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे है, ऐसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और बाद में कैपेसिटेंस का ये चैप्टर में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक ऐसा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, और एज्यूम कर लेते हैं ये ओरिजिन पर है और उनसे कोई पॉइंट पी पर डिस्टेंस किसी भी कर दो, किसी डिस्टेंस की दूरी पर ये एक पॉइंट पी है और यहाँ ये चार्ज का हम समझ सकते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहाँ एक हमारा पॉइंट आर है और ये पॉइंट पर हमारा एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सोर्स चार्ज का। और हम मान लेते हैं बाय डेफिनेशन कि ये दोनों पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, या तो दोनों नेगेटिव हो गए तो भी रिपल्सिव फोर्स होगा। ऐसे में क्या होगा, अगर ये क्यू चार्ज को ये प्लस क्यू चार्ज की और अगर मोशन करना हो तो उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर यह कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज का रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसलिए अगर हम ये स्मॉल क्यू चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसे हम एफ एक्सटर्नल बोल देते हैं। अगर हम एफ एक्सटर्नल लगाएंगे ये स्मॉल क्यू चार्ज पर तो ये कैपिटल क्यू चार्ज की ओर, यानी कि पॉइंट आर से पॉइंट पी की ओर ट्रैवल करेगा। और हम ऐसा एज्यूम करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये स्मॉल क्यू चार्ज इतना स्मॉल है कि ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। और हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये सोर्स चार्ज किसी अनडिफाइंड फोर्स से एक जगह पर स्थित है, यानी कि ये जो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसी एक्सटर्नल फोर्स से क्यू का कोई मोशन नहीं होता। तो ऐसे में हम एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल लगाएंगे तो ये क्यू टेस्ट चार्ज पॉइंट आर से पॉइंट पी की ओर ट्रैवल करेगा। और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स जितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए
उतना ही रिपल्सिव फोर्स लगता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्यू यहाँ आर पॉइंट पर ज़्यादा दूरी पर है तो उन पर ये कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगता होगा वो स्मॉल होगा। तो उतना ही रिपल्सिव फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। बाद में जैसे जैसे हम आर से पी की ओर आगे बढ़ेंगे तो ये क्यू पर कैपिटल क्यू का रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये जितना रिपल्सिव फोर्स बढ़ता है उतना ही उस हम काउंटर बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाते हैं। यानी कि मेरे कहने का खास मतलब ये है कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगता है उतना ही है। यानी कि ये क्यू जो आर से पी की ओर मोशन कर रहा है उसमें किसी भी तरह की एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्यू पर जो हम एक एफ एक्सटर्नल लगाते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना ही है उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए। अगर उनसे कम होगा तो ये मोशन नहीं करेगा और अगर ज़्यादा होगा तो ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। और हम चाहते हैं कि सिर्फ उनको काउंटर बैलेंस करे, एक्सेलरेटेड मोशन ना हो। इसलिए हम एफ एक्सटर्नल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए इतना ही लगाते हैं। यानी कि एफ एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे हम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते हैं और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उसके इक्वल ही है। यानी कि ये चार्ज अगर आर से पी डिस्टेंस तक हम उसे ट्रैवल कराते हैं एफ एक्सटर्नल से तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट ये एफ एक्सटर्नल की वजह से ट्रैवल करेगा। और हमने जितना भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया उतनी ही उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है। उसी पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू आर पी हम बोलते हैं। डब्ल्यू आर पी इज इक्वल टू जो हमने वर्क किया आर से पी तक और ये वर्क है एफ एक्सटर्नल और डिस्टेंस को हम डी आर बोल देते हैं। ये डिस्टेंस को हम डी आर बोल देते हैं। और हम ये डिस्कस से समझते हैं कि हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल उसी फोर्स यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगता था उतना ही उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए था। इसलिए मैं ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ जो वर्क है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई आर से पी तक लाने के लिए चार्ज को वो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसे हम एफ ई बोल देते हैं। ये जितना फोर्स था उतनी ही नेगेटिव ये हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। इसलिए मैं ये भी लिख सकता हूँ और ये हमें समझ सकते हैं कि ये जो हमें फॉर्मूला मिली ये फॉर्मूला जो चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई उसी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ये डिस्कशन से हमें पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज हो तो यह चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। यहाँ आर पॉइंट पर भी ये टेस्ट चार्ज की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम यू आर बोल देते हैं। और अगर ये चार्ज को आर से पी तक अगर हम ले जाना चाहते हैं तो उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और ये यहाँ आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और ये पोटेंशियल एनर्जी को हम यू पी बोल देते हैं। और ये यू पी पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं कि हमने एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई किया तो ये पॉइंट आर से पॉइंट पी पर आया यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी यू पी यू आर से ज़्यादा है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये पॉइंट पी ये सोर्स चार्ज से नियर बाई है। यानी कि यहाँ ये टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। यानी कि दोनों के पॉइंट पर यह पोटेंशियल एनर्जी है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है उसे हम डेल्टा यू बोल देते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर ऐसे हमें मिलेगा। ऐसे हम किसी भी
पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को के डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मीन्स किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को ले जाने के लिए जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है विदाउट एक्सेलरेशन जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि किसी भी जगह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें चार्ज को ले जाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट विदाउट एक्सेलरेशन जो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि जो वर्क हमें करना पड़ता है उसी वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक वेरी इम्पोर्टेंट कमेंट्स हम कर देते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये पॉइंट आर पर टेस्ट चार्ज क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एनर्जी फिक्स ही होती है, और बाद में अगर ये रास्ते पर ये पॉइंट पी पर आए या ये कोई दूसरे रास्ते पर पॉइंट पी पर आए या ये कोई तीसरे रास्ते पर पॉइंट पी पर आए, लेकिन उसकी पॉइंट पी पर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एनर्जी सेम ही रहेगी, यानी कि जो दो पॉइंट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है यूपी माइनस यू आर वो इक्वल ही रहेगा। ये पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। हमने आर से पी तक जाने के लिए कौन सा पाथ पसंद किया है, ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स का खास नेचर है। यह कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड की एक खास प्रॉपर्टी है, खास कैरेक्टरिस्टिक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के केस में ऐसा होता है। और ये हम कूलम्ब्स लॉ के से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट आर पर ये चार्ज है तो उनकी कोई एनर्जी होगी, बाद में ये पॉइंट पी पर आएगा तो ये पॉइंट पी पर उनकी कोई फिक्स एनर्जी होगी, या तो बढ़ेगी या डिस्टेंस कम होता है तो बढ़ेगी या उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। ये सिर्फ यहाँ से कितना डिस्टेंस है उन पर डिपेंड करती है। यहाँ से हम ये राह पर पी तक आए या ये राह पर पी तक आए, ये पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम अगर ऐसे पाथ पसंद करते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज वेरी होती रहेगी। लेकिन पॉइंट पी पर हम कैसे भी आइए कौन से भी राह पसंद करके पॉइंट पी पर जो एनर्जी होगी वो ही एनर्जी रहेगी, यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स का खास नेचर है। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो डिफरेंट मीनिंगफुल क्वांटिटी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी को हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में ले सकते हैं, और एक सिंपल वे ये भी है कि हम आर पॉइंट को इनफाइनाइट दूरी पर ले लें, यानी कि ऐसा मान ले हम डेफिनेशन में कि जो हमारा आर पॉइंट है, हमारा चार्ज है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और यहाँ उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसलिए हम ये इक्वेशन पर से लिख सकते हैं W इनफाइनाइट P इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट P F इलेक्ट्रोस्टैटिक dr। और ये इक्वेशन से हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू UP माइनस U इनफाइनाइट। और हम ऐसा मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो ऐसे केस में UP माइनस 0 इज इक्वल टू UP होगा, यानी कि हम ये फॉर्मूला पर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से जनरेट हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फील्ड के अगेंस्ट किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये फील्ड में गिवन पॉइंट तक लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट, उसी वर्क को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है।